नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवलगढ़ के महाराज विशाल सिंह की सुपुत्री कनकलता का विवाह आयोजन बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहा था। राजकुमारी के इस पवित्र बंधन में शामिल होने हेतु भानगढ़ के महाराज आयुष्मान सिंह अपनी पत्नी रानी लक्ष्मी देवी और युवा पुत्री इंदुमती के साथ पधारे थे। इंदुमती की प्रिय संगिनी और उनकी विश्वास पात्र दासी मधुबाला भी उनके साथ आई थी। शादी की रस्में विधिवत आरंभ हो चुकी थी और कनकलता ने अपनी घनिष्ठ सखी इंदुमती से आग्रह किया था कि वे हर रीति में उनके साथ रहे। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि इंदुमती ने सहर्ष यह जिम्मेदारी स्वीकार की। साथ ही कनकलता की सेविका मधुबाला भी इस आयोजन के दौरान उनका भरपूर साथ निभा रही थी। वह केवल एक सेविका नहीं बल्कि कनकलता के दिल के बहुत करीब और उनकी मित्र बन चुकी थी। महाराज विशाल सिंह ने अपनी इकलौती पुत्री के विवाह के आयोजन में कोई कमी न छोड़ने का प्रण लिया था। उनके दो पुत्रों के अतिरिक्त कनकलता ही उनकी आंखों का तारा थी और इसी कारण उन्होंने इस महोत्सव को भव्यतम बनाने के लिए विशाल स्तर पर तैयारियां कर रखी थी। पूरे राजमहल में सजावट की भव्यता देखते ही बनती थी। सजीव फूलों की महक और झिलमिलाती रोशनी ने हर कोने को अलौकिक बना दिया था। शादी के गीत और नृत्य हर ओर गूंज रहे थे, मानो राजमहल स्वयं हर्षोल्लास से झूम उठा हो। प्रत्येक आगंतुक जो उनकी सेवा से संतुष्ट था और जिनका स्वागत पूरे आदर सत्कार से किया गया, वे सभी तैयारियों से अत्यधिक प्रभावित थे। जैसे कि वर्षों तक इसकी चर्चा होती रहे। उन्होंने सोचा था कि बेटी का विवाह एक बार होता है, इसलिए हर संभव प्रयास कर इसे सर्वोत्तम बनाने की योजना बनाई थी। राजा ने दूर दूर से श्रमिकों, कारीगरों, रसोइयों और सजावट विशेषज्ञों को चुना था। संगीतकार, वादक, गायक, हर एक को सावधानी से चुना गया था ताकि आयोजन उत्कृष्ट हो। बारात की रात आई और सफेद घोड़े पर सवार देवनगर का राजकुमार चंद्रबिंदु सचमुच जैसे कामदेव का अवतार लग रहा था। जब दूल्हा विवाह मंडप में प्रवेश करने लगा, तब इंदुमती ने अपनी पुत्री कनकलता को झरोखे में बुलाया। उसने हल्के रेशमी पर्दे को थोड़ा सा हटाकर दुल्हन को उसका दूल्हा दिखाया, जिसे देखकर कनकलता का मन अस्थिर हो उठा। कनकलता ने दूल्हे को निहारना शुरू किया और दूल्हा चंद्रबिंदु भी, जो विवाह की रस्में निभा रहा था, अपनी होने वाली पत्नी की एक झलक पाने के लिए बेचैन था। उसकी निगाहें सहरे के भीतर से चारों ओर दौड़ रही थी, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसे अपनी भावी पत्नी की एक झलक मिल जाए। अचानक उसकी दृष्टि झरोखे पर टिक गई, जहां कनकलता खड़ी थी। जैसे ही चंद्रबिंदु ने कनकलता को देखा, उसने अपने हाथों से सेहरे को थोड़ा सा चेहरे से हटाया और उनकी निगाहें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान छा गई। इंदुमती ने यह छोटी सी खुशी तुरंत भांप ली, लेकिन उसे लगा कि झरोखे में और रुकना उचित नहीं होगा, इसलिए वह दुल्हन को वहां से ले गई। बारात में राजा प्रताप भान के एक और निकट मित्र बल्लभगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह का पुत्र विजय कुमार भी शामिल था, जो चंद्रबिंदु का परम मित्र था। विजय कुमार के साथ उसका विश्वस्त सेवक सोमदत्त भी उपस्थित था। विवाह की रस्में हंसी मजाक और गीतों के साथ चल रही थी। जहां वर पक्ष में चंद्रबिंदु, विजय कुमार और सोमदत्त विशेष रूप से उल्लास में थे, वहीं वधु पक्ष में कनकलता की सखिया हिंदू, मधुबाला और प्रियवदा बहुत उत्साहित थी। पूरे विवाह समारोह में सभी आनंदित थे। बारात करीब 1 महीने तक मेहमान बनी रही। फिर विदाई का समय आ गया। कनकलता ने अपने माता पिता और सखियों से विदा ली। आंखों में आंसू लिए वह ससुराल चली गई। इसके बाद राजा आयुष्मान भी अपने परिवार के साथ भानगढ़ लौट आए। कनकलता का विवाह तो सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन इस विवाह ने एक नई प्रेम कथा को जन्म दिया। नायक विजय कुमार और नायिका इंदुमती के बीच प्रेम का अंकुर फूट चुका था। विजय कुमार ने इंदुमती से विदाई के समय वादा किया था कि वह जल्द ही अपने पिता राजा दिग्विजय सिंह से उनकी शादी की बात करेगा। इंदुमती ने भी अपने पिता से इस रिश्ते की बात करने का निर्णय लिया। जब विजय कुमार ने अपने पिता को इंदुमती के बारे में बताया, तो दिग्विजय सिंह बेहद प्रसन्न हुए
और तुरंत इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी। विजय कुमार ने इंदुमती को यह खुशखबरी भेज दी और इंदुमती की खुशी का ठिकाना न रहा। इस बीच इंदुमती के पिता भी उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से इस संबंध में चर्चा की और तब इंदुमती ने उन्हें विजय कुमार के बारे में बताया। राजा आयुष्मान का राज्य विजय कुमार के पिता के राज्य से कहीं बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। राजा आयुष्मान बहुमूल्य उपहार लेकर और अपने पुरोहित के साथ दिग्विजय सिंह के दरबार में पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन तभी राजा दिग्विजय ने आधे राज्य को दहेज के रूप में मानने की शर्त रख दी। यह सुनते ही विजय कुमार बेहद शर्मिंदा हुआ, लेकिन अपने पिता का विरोध करने का साहस नहीं कर सका। अगर यह किसी और के विवाह की बात होती तो विजय कुमार अवश्य अपने पिता का विरोध करता, लेकिन अपनी ही शादी के लिए वह मौन रह गया। इंदुमती ने जब यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि विजय कुमार के पिता ने इस प्रकार की मांग की है। उसे अपने प्रेमी पर क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा कि विजय कुमार केवल उसके पिता के राज्य में रुचि रखता है, न कि उसमें। इंदुमती ने अपने पिता से स्पष्ट कहा कि वह इस लालची राजा के परिवार से विवाह नहीं करेगी और न ही विजय कुमार जैसा व्यक्ति उसका जीवन साथी बन सकता है। राजा आयुष्मान ने बेटी को समझाने का प्रयास किया, ये कहते हुए कि वह उसकी खुशी के लिए आधा नहीं, पूरा राज्य भी दहेज में देने को तैयार है। लेकिन इंदुमती ने दृढ़ता से मना कर दिया, क्योंकि वह इस शर्त पर विवाह नहीं करना चाहती थी। विजय कुमार हर सोमवार गंगा नदी के किनारे शिव मंदिर में दर्शन करने आता था, जहां वह और इंदुमती मिला करते थे। यह स्थान उनके प्रेम की शुरुआत से ही उनका मिलन स्थल था, परंतु इस बार विजय कुमार के पिता की मांग ने इंदुमती को इतना आहत कर दिया कि उसने मंदिर जाने से इनकार कर दिया। उसकी सखी मधुबाला ने उसे सुझाव दिया कि उसे विजय कुमार से मिलकर सच्चाई का सामना करना चाहिए, ताकि सभी गलतफहमियां दूर हो सके। इंदुमती को यह विचार उचित लगा और वह विजय कुमार से मिलने के लिए तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर विजय कुमार भी अपने पिता की अनुचित मांग से व्यथित था और इस सोच में डूबा था कि कैसे इस स्थिति को ठीक किया जाए। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी माँ रानी शीलवती इस समस्या का हल निकाल सकती है। वह तुरंत अपनी माँ के कक्ष की ओर दौड़ा और सारी बात बताई। रानी शीलवती यह सुनकर अचंभित रह गई कि राजा दिग्विजय इस प्रकार की अनुचित मांग कर रहे हैं। उन्होंने विजय कुमार को आश्वस्त किया कि वह राजा से बात करेंगी और इस निर्णय को बदलवाने का प्रयास करेंगी। विजय कुमार को अपनी मां पर पूर्ण विश्वास था और उसे शांति मिली कि उसकी मां अवश्य ही राजा को समझा लेंगी। तभी राजा दिग्विजय स्वयं रानी शीलवती के कक्ष में आ गए। विजय कुमार अपने पिता को देख तुरंत सम्मान पूर्वक खड़ा हो गया। विजय कुमार ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कक्ष से बाहर निकलने को तैयार हुआ। तभी राजा दिग्विजय ने उसे रोकते हुए कहा, रुको पुत्र, मुझे तुम दोनों से कुछ विशेष चर्चा करनी है। पिताजी के आदेश पर विजय वहीं रुक गया। तभी रानी शीलवती आई और राजा की भुजा पकड़ते हुए करुण स्वर में बोली, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आधा राज्य दहेज में मांगना आपके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप तो इतने पराक्रमी और आत्मनिर्भर हैं, फिर यह लालच क्यों? राजा दिग्विजय ने उन्हें शांत करते हुए कहना शुरू किया, शांत हो जाओ महारानी, मैं इस बारे में तुमसे चर्चा करने ही आया था। मैंने यह शर्त यूं ही नहीं रखी। राजा की बात सुनकर रानी और विजय कुमार दोनों ही जिज्ञासु हो उठे। राजा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जब मैं नवलगढ़ में कनकलता के विवाह में गया था, तभी मुझे पता चला था कि विजय कुमार और इंदुमती एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं और हर सोमवार गंगा नदी के किनारे शिव मंदिर में मिलते हैं। ये कहते हुए राजा ने विजय कुमार की ओर मुस्कुराकर देखा, जिससे विजय कुमार का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रानी शीलवती आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्या महाराज, आपको यह सब पहले से पता था? आपने मुझसे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? राजा ने उत्तर दिया, मैं देखना चाहता था कि यह प्रेम सच्चा है या केवल आकर्षण। जब मुझे विश्वास हो गया कि यह प्रेम स्थायी है, तभी मैंने इसे स्वीकार किया। इसके बाद राजा ने विजय कुमार की ओर मुड़कर कहा, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि तुमने सच्चे प्रेम को अपनाया है और विवाह का निर्णय लिया है।
रानी शीलवती भी विजय कुमार का सर सहलाते हुए बोली, यह बहुत ही सराहनीय बात है, लेकिन महाराज, आपने यह विचित्र शर्त क्यों रखी? राजा दिग्विजय ने गंभीर स्वर में कहा, यह केवल विजय कुमार और इंदुमती के विवाह की बात नहीं है, मुझे एक और चिंता सता रही है। रानी ने उत्सुकतावश पूछा, किस प्रकार की चिंता महाराज? तब राजा ने कहा, राजा, आयुष्मान तो एक सच्चे, न्यायप्रिय और बलशाली राजा है, लेकिन उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का स्वभाव बहुत ही क्रूर और छलपूर्ण है। रानी शीलवती ने हैरानी से कहा, शक्ति सिंह के ऐसे होने से हमें क्या? इंदुमती तो राजा आयुष्मान की बेटी है, न कि शक्ति सिंह की। राजा ने गंभीरता से कहा, बात सही है, परंतु मुझे चिंता है कि शक्ति सिंह के मन में राजा आयुष्मान के लिए दुर्भावना है। वह इंदुमती के विवाह के बहाने हमारे संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है। राजा दिग्विजय सिंह की इस व्याख्या ने रानी और विजय कुमार दोनों को सोच में डाल दिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि शक्ति सिंह के कारण ही राजा दिग्विजय ने ऐसी शर्त रखी थी। रानी शीलवती ने राजा से प्रश्न किया, आयुष्मान के प्रति शक्ति सिंह के विचार नेक प्रतीत नहीं होते, इसका क्या आशय है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आयुष्मान शक्ति सिंह का छोटा भाई है। इस पर राजा दिग्विजय सिंह ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, असल में शक्ति सिंह की दृष्टि राजा आयुष्मान के विस्तृत राज्य पर टिकी है। वह बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा है कि इंदुमती का विवाह शीघ्र हो जाए, जिससे वह अपनी ससुराल चली जाए। इसके बाद शक्ति सिंह अपने पुत्र भोपाल सिंह को भानगढ़ के सिंहासन पर बिठाना चाहता है और फिर वह अपने छोटे पुत्र सुखबीर सिंह को अपनी बाकी जिम्मेदारियां सौंप देगा। रानी शीलवती और विजय कुमार राजा दिग्विजय सिंह की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा है, अगर राजा के कोई पुत्र नहीं होते तो निकट संबंधी का पुत्र राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनता है। यही परंपरा राजा आयुष्मान के साथ भी घटित हुई। राजा वीर सिंह के छोटे भाई वीर सिंह की 4 पुत्रियां थी और इसी परंपरा के चलते राजा आयुष्मान को राजगद्दी प्राप्त हुई थी। राजा दिग्विजय सिंह के दरबार में रानी शीलवती गंभीर स्वर में बोली, महाराज, शक्ति सिंह की नीयत ठीक नहीं दिखती। आयुष्मान के प्रति उनके इरादे क्या है? राजा ने उत्तर दिया, आयुष्मान वीर सिंह के बड़े पुत्र है, जिन्हें उनके विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। वहीं वीर सिंह का छोटा बेटा शक्ति सिंह अपने पिता की संपत्ति का मालिक बना। रानी ने कहा, यह परंपरा तो उचित लगती है, लेकिन क्या आधा राज्य दहेज में मांगने से उनके बीच कोई विवाद पैदा नहीं होगा? राजा दिग्विजय सिंह ने गंभीरता से कहा, रानी, परंपरा तो सही है, परंतु समस्या तब आती है जब शक्ति सिंह जैसे स्वार्थी व्यक्ति राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए दुष्टता पर उतर आते हैं। शक्ति सिंह का पुत्र भोपाल सिंह बेहद निर्दयी और अत्याचारी है। यदि भोपाल सिंह राजा आयुष्मान के राज्य का मालिक बनता है तो वह या तो उनकी हत्या करवा देगा या उन्हें बंदी बना लेगा। राजा की बातें सुनकर रानी शीलवती सहम गई। महाराज, यह तो बहुत ही घृणास्पद कार्य है, लेकिन शक्ति सिंह ऐसा क्यों करेगा? आखिर राजा आयुष्मान उसकी हत्या क्यों करवाएगा? राजा ने स्पष्ट किया, रानी, शक्ति सिंह दुष्ट व्यक्ति है। जब उसका पुत्र भोपाल सिंह जनता पर अत्याचार करेगा तो राजा आयुष्मान उसे रोकने का प्रयास करेंगे और यही बात शक्ति सिंह और भोपाल को खटक जाएगी। अंततः वे आयुष्मान को अपने मार्ग की बाधा मानेंगे और उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे। रानी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, शक्ति सिंह और उसका पुत्र भोपाल कितने निर्दयी है, लेकिन महाराज, आप आधे राज्य की मांग दहेज में क्यों कर रहे हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रानी, यह मांग इसलिए है ताकि इंदुमती के विवाह के बाद राजा आयुष्मान वृद्धावस्था में दुर्बल न हो जाए। एक पिता अपनी बेटी को कितना भी दहेज दे सकता है, परंतु विवाह के बाद बेटी अपने पिता के राज्य की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। इस कारण राजा की शक्ति क्षीण हो जाती है और बेटी का मायका भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने आधा राज्य दहेज के रूप में मांगा है ताकि इंदुमती के विवाह के बाद भी आयुष्मान कमजोर न पड़े। रानी शीलवती ने सहमति जताते हुए कहा, महाराज,
आप सही कह रहे हैं। बेटी का मायका तब तक मायका होता है जब तक माता पिता जीवित रहते हैं। उनके बाद वह वहां केवल एक मेहमान बनकर रह जाती है। राजा दिग्विजय सिंह ने विचारमग्न होकर कहा, दूसरी बात, आधे राज्य का प्रबंधन इंदुमती को सौंपने का है। इससे वह अपने माता पिता के समीप रह पाएगी और अपने पिता के कठिन परिश्रम से विकसित हुए राज्य को संजो पाएगी। यदि इंदुमती चाहे तो वह स्वयं सिंहासन पर बैठने के बजाय अपने पति विजय कुमार को भी राजा घोषित कर सकती है। इससे हमारी सत्ता भी सुदृढ़ होगी। रानी शीलवती ने उत्सुकता से कहा, महाराज, आधे राज्य का दहेज मांगने का वास्तविक महत्व तो कुछ और ही निकला। राजा दिग्विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रानी, इस योजना में राजनीति और कूटनीति का मिश्रण है। यदि इंदुमती और विजय कुमार का विवाह हुआ और ईश्वर की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, तो समय आने पर वह राजा आयुष्मान का नाती उस राज्य की राजा गद्दी पर विराजमान होगा। इस प्रकार आयुष्मान का नाम आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। रानी शीलवती और विजय कुमार राजा दिग्विजय की दूरदर्शी योजना सुनकर हैरान रह गए। रानी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, महाराज, आप कितने अद्भुत विचारक हैं। आपने कितनी दूर तक सोचा है। विजय कुमार ने अपने पिता के चरण छूकर कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैं आपको गलत समझ रहा था, जबकि आपकी योजना में गहन मंशा छिपी थी। राजा दिग्विजय ने अपने पुत्र को गले लगा लिया, लेकिन विजय कुमार के मन में अभी भी कुछ शंका बनी रही। उसने कहा, पिताजी, आपकी योजना तो हमें समझ आ गई, परंतु महाराज आयुष्मान को यह कैसे समझाया जाएगा कि आप आधे राज्य का दहेज क्यों मांग रहे हैं। वे शायद इस मांग को लेकर आपके प्रति अच्छे विचार नहीं रखेंगे। रानी शीलवती ने सहमति जताते हुए कहा, महाराज, विजय कुमार का प्रश्न बिल्कुल सही है। इंदुमती भी इस प्रस्ताव को अवश्य मानेगी, क्योंकि कोई भी बेटी अपने पिता को ससुराल में नीचा नहीं देखना चाहती। विजय कुमार ने फिर संकोच से कहा, पिताजी, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। यदि महाराज आयुष्मान ने इस दहेज की मांग को ठुकरा दिया, तो इंदुमती का विवाह किसी और राजकुमार से हो सकता है, और जैसा आपने बताया था, तब शक्ति सिंह और भोपाल सिंह मिलकर आयुष्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा? राजा दिग्विजय सिंह ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा और इंदुमती का प्रेम सच्चा है और इंदुमती तुम्हारी बात पर भरोसा करेगी। जरूरत पड़ने पर कनकलता भी इंदुमती को शक्ति सिंह और भोपाल सिंह के कुटिल स्वभाव के बारे में समझा देगी, क्योंकि कनकलता को उनके चरित्र की पूरी जानकारी है। विजय कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कनकलता को शक्ति सिंह और भोपाल सिंह के बारे में कैसे पता चला? राजा ने कहा, कनकलता का विवाह पहले भोपाल सिंह से होने वाला था, लेकिन समय रहते कनकलता के पिता को अपने मित्र से शक्ति सिंह के क्रूर स्वभाव के बारे में जानकारी मिल गई। विजय कुमार ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो ये सही है कि शक्ति सिंह सचमुच एक दुष्ट व्यक्ति है। पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें इंदुमती से मिलकर उसे धीरे धीरे आधे राज्य के दहेज की योजना समझानी होगी। याद रहे, इंदुमती के चाचा और चचेरे भाई के स्वभाव की वास्तविकता उसके सामने तुरंत उजागर नहीं होगी। वह अचानक उनके विरुद्ध कुछ भी सुनकर विश्वास नहीं करेगी और शायद तुम्हें भी गलत समझेगी। इसलिए धैर्यपूर्वक सत्य को उसके सामने लाना होगा। विजय कुमार ने कहा, यदि वो सहमत हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा जैसा भगवान की इच्छा हो वैसा ही सही। इसके बाद विजय कुमार ने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, मैं इंदुमती से मिलने का यही उपाय करूंगा और जल्दी ही उससे मुलाकात करूंगा। ये कहकर विजय कुमार उठ खड़ा हुआ और इंदुमती के पास जाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक एक रात को एक सिपाही तेजी से भागता हुआ आया और राजा दिग्विजय सिंह को प्रणाम करने के बाद हांफते हुए कुछ कहने लगा। उसकी अत्यधिक थकी हुई स्थिति देखकर राजा, रानी और राजकुमार विजय सभी अचंभित हो गए। सिपाही घबराते हुए बोला, महाराज, मंगोलों ने हमारे पड़ोसी राज्य हरिगढ़ पर हमला कर दिया है। यह संभव है कि वे शीघ्र ही बल्लभगढ़ की तरफ भी आक्रमण करें। सिपाही की सूचना सुनकर दिग्विजय सिंह की आंखों में चिंता का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने बिना विलंब किए एक आकस्मिक सभा बुलाने का आदेश दे दिया। उस सभा में मंत्री, प्रधानमंत्री, राजगुरु,
थल सेना के सेनानी और सेनापति सहित सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। महाराज दिग्विजय सिंह ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, हमें पहले से ही संकेत मिला था कि मंगोल हमारे भारतवर्ष की सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब छोटे छोटे राज्यों को जीतकर वे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए भारत को अधीन करने का अभियान चला रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों के राजाओं ने इस समस्या पर पहले भी चर्चा की थी कि मंगोलों के विस्तार को रोकने के लिए हमें मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा। इसके बाद राजा ने राजगुरु से पूछा, राजगुरु जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राजगुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह समय अत्यंत संकटपूर्ण है। मंगोलों का भारत में प्रवेश शुभ संकेत नहीं है। उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में भारी अंतर है और उनका आक्रमण हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाएगा। इस समय सभी हिंदू राजाओं का एकजुट होना अत्यावश्यक है। हमें यह सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि जब हमारे राज्य पर हमला होगा तभी हम तलवार उठाएंगे। हमारा बल्लभगढ़ हरिगढ़ से थोड़ा बड़ा है और इसलिए यह मंगोलों का अगला निशाना हो सकता है। राजगुरु की बात सुनकर राजा दिग्विजय सिंह बोले, राजगुरु जी, आपने सही कहा। मंगोलों का आक्रमण हमारी आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर देगा, लेकिन जो सबसे अधिक चिंता का विषय है वह ये है कि वे हमारी संस्कृति और धार्मिक धरोहरों को नष्ट कर देंगे, जो विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान को बनाए हुए है। इसके बाद राजा ने जल सेनापति से पूछा, जल सेनापति, आपकी तैयारियां कैसी हैं? जल सेनापति ने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज की जय हो। हमारी जल सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। हमारे श्रेष्ठ सिपाही समुद्र तटों पर तैनात है। हमारे पास ऐसी टुकड़ियां हैं जो समुद्र के भीतर नौकाओं को कुशलता से संचालित कर रही है। 4 जल टुकड़ियां अपनी नौकाओं को पानी के अंदर छिपाकर पूरी तरह सुसज्जित और तैयार है। जल सेनापति ने बड़े गर्व से बताया, हमारे पास ऐसे अद्वितीय सिपाही हैं जो जल में असाधारण समय तक अपनी श्वास नियंत्रित रख सकते हैं। ये योद्धा पानी के नीचे छिपकर अचानक से आक्रमण करने में महारत रखते हैं और शत्रु को इसकी भनक तक नहीं लगती कि उनके सामने एक अदृश्य जल सेना तैनात है। राजा दिग्विजय सिंह ने कहा, बहुत अच्छा जल सेनापति, आपकी तैयारियां प्रशंसनीय है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब थल सेना अध्यक्ष से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या तैयारी है। थल सेना अध्यक्ष ने उठकर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, हमारी सेना में अश्वरोही योद्धा है जो तूफान की गति से आक्रमण करते हैं। वे शत्रु पर इतनी तीव्रता से झपटते हैं कि उन्हें यह समझने का समय तक नहीं मिलता कि हमला किस दिशा से हुआ। हमारे हाथी योद्धा पूरी तरह से प्रशिक्षित है। महावतों के इशारे पर हाथी न केवल शत्रु को रौंदते हैं बल्कि अपनी सूंड से धूल उठाकर हमला भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य के प्रमुख किलों के चारों ओर गहरी खाइयां खोदी गई है ताकि शत्रु की पहुंच असंभव हो जाए। भूमि को दलदल में परिवर्तित किया गया है जिससे शत्रु सेना का आना जाना बेहद कठिन हो जाएगा। हमारी गुप्त सुरंगें और मार्ग तैयार है और तीरंदाज सदैव अपने विष बुझे तीरों से तैयार रहते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अत्युत्तम थल सेना अध्यक्ष, हमें अपने बहादुर सिपाहियों पर पूरा विश्वास है और आपकी नेतृत्व क्षमता प्रशंसनीय है। इसके बाद राजा ने रक्षा मंत्री से उनके विचार जानने की इच्छा जताई। रक्षा मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष के अधिकांश राजा अपने अपने सीमाओं के भीतर रहकर ही शांतिपूर्ण ढंग से शासन कर रहे हैं और बाहरी खतरों के प्रति उदासीन है। हमारा पड़ोसी राज्य भानगढ़, जो हमारे राज्य की 2 सीमाओं से सटा हुआ है, सबसे बड़ा राज्य है। वहां के राजा श्री आयुष्मान एक विवेकपूर्ण शासक है, लेकिन हमारे दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा शक्ति सिंह, जो आयुष्मान जी के भाई हैं, हमसे द्वेष रखते हैं। उनका लालच उन्हें अन्य राज्यों पर भी कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित करता है। शक्ति सिंह कभी हमारे राज्य पर आक्रमण का दुस्साहस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति उनकी सीमित क्षमता से कहीं अधिक प्रबल है। हमारा तीसरा पड़ोसी राज्य हरिगढ़ बहुत छोटा है और वर्तमान में मंगोलों के आक्रमण का शिकार हुआ है। महाराज, मुझे यह भय है कि यदि मंगोल हरिगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वे उसी मार्ग से हमारे राज्य की ओर बढ़ सकते हैं।
दूसरी ओर भानगढ़ की सीमा पर बहती विशाल नदी उन्हें हमारे राज्य पर आक्रमण करने से रोकने वाली प्रमुख बाधा है। इस स्थिति में हमें हरिगढ़ की सीमाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, रक्षा मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। भानगढ़ विशाल राज्य है और मंगोल इतनी जल्दी उस पर हमला करने का विचार नहीं करेंगे। वे पहले छोटे राज्यों पर अपना अधिकार जमाएंगे, ताकत जुटाएंगे, फिर बड़े राज्यों की ओर दृष्टि डालेंगे। इसलिए हरिगढ़ की दिशा में हमें अपनी सैन्य तैनाती को सुदृढ़ करना होगा। राजा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, रक्षा मंत्री जी, कृपया राज्य की सीमा पर सैनिकों को तैनात करने के बाद हरिगढ़ की मदद के लिए भी सैन्य सहायता भेजने की तैयारी करें। ऐसे संकट के समय में हमें अपने पड़ोसी राज्य का साथ देना ही चाहिए। रक्षा मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। हमें अभी हाल ही में हरिगढ़ पर मंगोलों के हमले की सूचना मिली है। हम तुरंत 3 सैन्य टुकड़ियां उनकी सहायता के लिए रवाना करते हैं। राजा दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। विजय कुमार भी मंगोलों के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार इंदुमती का ख्याल आ रहा था। उसे सोमवार को इंदुमती से मिलकर अपने पिता द्वारा मांगे गए आधे राज्य के दहेज की असल वजह बतानी थी। अगर वह इंदुमती से नहीं मिला तो निश्चित ही वह यह मान लेगी कि विजय कुमार भी दहेज की मांग में सहमत है। लेकिन विजय कुमार ने खुद से कहा, यह समय प्रेम के विचारों में खोने का नहीं है, बल्कि मातृभूमि के लिए जीवन समर्पित करने का है। ये सोचकर उसने इंदुमती को अपने विचारों से बाहर निकाल दिया और अपनी तलवार को कसकर थाम लिया। उधर भानगढ़ में इंदुमती शिव मंदिर के निकट नदी किनारे बैठी हुई विजय कुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। दिन से रात हो गई, लेकिन विजय कुमार मंदिर में नहीं पहुंचा। इंदुमती, जो सुबह से लेकर शाम तक उसकी राह देख रही थी, अब निराश होने लगी। विजय के न आने पर इंदुमती के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या विजय कुमार भी अपने पिता की तरह लोभी है? क्या उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया है? क्या उसकी नजर भानगढ़ की राजगद्दी पर है? उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। जब इंदुमती को यह विश्वास हो गया कि विजय कुमार के मन में कोई छल नहीं है, तब उसने यह विचार त्याग दिया कि वह आधे राज्य के दहेज की मांग में अपने पिता के साथ मिला हुआ है। लेकिन हर बार नए तर्कों से वह अपने संदेहों को परास्त करती जाती। विजय कुमार तो सच्चे, सरल और भले इंसान है। क्या मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं उनके प्रेम में छल को नहीं पहचान सकी? इंदुमती ने सोचा, विजय कुमार तो अपने छोटे भाई को सिंहासन सौंपने के पक्षधर हैं और स्वयं उसकी सलाहकार भूमिका में रहकर संतोष पालेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि विजय कुमार ने अपने पिता द्वारा मांगे जा रहे आधे राज्य के दहेज के खिलाफ कुछ नहीं कहा? आज भी वह मंदिर में नहीं आए, जबकि हमने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर सोमवार हम इस मंदिर में मिलेंगे। बिना किसी पूर्व सूचना के यह नियम कैसे टूट सकता है? यदि नहीं आ सकते थे तो कम से कम एक संदेश तो भेज सकते थे। इससे मुझे कुछ सांत्वना मिल जाती। इन्हीं विचारों में खोई इंदुमती ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है। सुबह से उसके साथ उसकी सेविका प्रियंवदा मौजूद थी, जो अब कहने लगी, राजकुमारी, हमें अब महल लौट चलना चाहिए। बहुत देर हो गई है और पंडित जी भी कई बार पूछ चुके हैं कि आपने पूरा दिन मंदिर में क्यों व्यतीत किया। रानी माँ भी चिंतित हो रही होंगी। इंदुमती ने आंसू भरी आंखों से प्रियंवदा की ओर देखा और अपने दुपट्टे का किनारा उंगलियों में लपेटते और खोलते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि विजय कुमार क्यों नहीं आए। प्रियंवदा ने इंदुमती को सांत्वना देते हुए कहा, इंदुमती, धैर्य रखो। विजय कुमार अवश्य किसी बड़ी मजबूरी में फंस गए होंगे, नहीं तो वे तुम्हारे साथ संपर्क अवश्य करते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों का प्रेम सच्चा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रियंवदा ने इंदुमती को सहारा देकर उठाया और इंदुमती भारी मन और थके हुए कदमों से महल की ओर चल पड़ी। जाते जाते वह चारों ओर नजर दौड़ाकर विजय कुमार को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न आज उन्हें आना था और न ही वे आए। उधर मंगोलों ने हीरागढ़ और हरिगढ़ के किले पर कब्जा कर वहां के राजा को कैद कर लिया, जिससे राजा दिग्विजय सिंह की सेना में कोहराम मच गया। हरिगढ़ की ओर जो सेना तैनात थी वह पूरी तरह से स्तब्ध खड़ी रह गई, क्योंकि मंगोलों ने राजा दिग्विजय सिंह के राज्य के
उस क्षेत्र पर हमला किया था जहां राजा दिग्विजय सिंह ने कभी कोई खतरा महसूस नहीं किया था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? कौन था जिसने मंगोलों को इतनी बड़ी चालबाजी में मदद की? एक हिंदू राजा ने विश्वासघात करते हुए मंगोलों को अपने राज्य से होकर गुजरने का मार्ग प्रदान किया। वह राष्ट्रद्रोही कोई और नहीं बल्कि भानगढ़ के राजा आयुष्मान का धूर्त भाई शक्तिसिंह था। उसने न केवल हरिगढ़ पर हमले में मंगोलों का साथ दिया, बल्कि राजा दिग्विजय सिंह के पतन के बाद अपने को वहां का राजा घोषित करने के लिए मंगोलों से एक गुप्त संधि भी कर ली और आपने राज्य की सीमा पर स्थित राजा दिग्विजय सिंह के राज्य में प्रवेश करवा दिया। भानगढ़ के राजा की ओर से कभी कोई आक्रमण न होने की आशा से निश्चिंत राजा दिग्विजय सिंह ने अपने रक्षा मंत्री को हरिगढ़ की दिशा में सेना भेजने का आदेश दिया। परंतु भानगढ़ की सीमाओं पर तैनात सिपाहियों को अचानक मंगोलों का सामना करना पड़ा। मंगोलों ने दिग्विजय सिंह के राज्य को तहस नहस करते हुए उनके किले की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही विजय कुमार को इस खतरे की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ते हुए हरिगढ़ से निकलकर अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रस्थान किया और अद्वितीय वीरता दिखाते हुए मंगोलों पर आक्रमण किया। मैदान ए जंग में भयंकर युद्ध चल रहा था। राजा दिग्विजय सिंह के साथ विजय कुमार ने भी मंगोलों का डटकर सामना किया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरता से लड़ाई लड़ी मंगोलों की सेना आगे बढ़ रही थी और राजा दिग्विजय सिंह की पराजय अब निश्चित लग रही थी। फिर भी विजय कुमार ने अपनी समस्त शक्ति के साथ अदम्य साहस दिखाया। युद्ध के दौरान अचानक एक मंगोल सैनिक की तलवार विजय कुमार की गर्दन पर वार करने ही वाली थी। तभी बिजली की तेजी से एक तीर आया और मंगोल सैनिक की भुजा को काटते हुए विजय कुमार की रक्षा की। यह अचानक हुई घटना ने मंगोलों की सेना में हलचल मचा दी। मंगोल सैनिक भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध का दृश्य अचानक कैसे बदल गया। अभी तक जहां मंगोल सैनिक एक एक हिंदू योद्धा का सिर कलम कर रहे थे, अब वे खुद हिंदू सिपाहियों से घिर गए थे। विजय कुमार ने देखा कि मंगोलों के सैनिक मारे जा रहे हैं और उनकी सेना तितर बितर हो रही है। जब उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली तो उनका मुखमंडल गर्व से चमक उठा। वह तुरंत अपने पिता राजा दिग्विजय सिंह के पास पहुंचे और गर्व से कहा, पिताजी, अब हमारी विजय सुनिश्चित है। राजा दिग्विजय सिंह ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, मैं भी देख रहा हूँ। भानगढ़ के राजा आयुष्मान ने अपनी विशाल सेना भेजकर हमारी मदद की है। देखो, उनके वीर सैनिक मंगोलों का सफाया कर रहे हैं। बाप बेटे दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। राजा दिग्विजय सिंह ने कहा, पुत्र, यही कारण है कि आयुष्मान को महान राजा कहा जाता है। उन्होंने दिखा दिया कि वह मां भारती की सच्ची संतान है। जब तक ऐसे वीर राजा भारत में है, तब तक कोई भी मां भारती पर कुदृष्ट नहीं डाल सकता। मंगोल सेना बुरी तरह पराजित होकर लौट गई और आयुष्मान के सैनिक अपने राज्य भानगढ़ की ओर गर्व से लौट गए। राजा दिग्विजय सिंह और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने रणभूमि की मिट्टी को मस्तक से लगाया और वीरगति को प्राप्त सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी। युद्ध के आरंभ से ही घायल योद्धाओं के उपचार हेतु विभिन्न औषधियों और जड़ी बूटियों के साथ राजवैद्य और उनके सहायक युद्ध भूमि में तैनात थे। हालांकि राजा दिग्विजय सिंह को कोई चोट नहीं लगी। विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके शरीर पर गहरे घाव हो चुके थे, जिनसे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। विजय कुमार के वस्त्र खून से तरबतर हो चुके थे। फिर भी उन्होंने शत्रु से युद्ध करते समय अपने घावों की तनिक भी परवाह नहीं की। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी और वे अचेत होकर गिर पड़े। राजवैद्य ने विजय कुमार को तुरंत अपनी देखरेख में लिया और उनका इलाज शुरू किया। इस दौरान हिंदू योद्धाओं को भी यह सूचना मिली कि मंगोलों ने बल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया था। जब विजय कुमार के मंदिर न पहुंचने की वजह सामने आई तो सबको संतोष हुआ कि विजय कुमार मातृभूमि के सम्मान की रक्षा में जुटे थे। इंदुमती को अपने पति पर गर्व था। हालांकि उनकी चिंता भी स्वाभाविक थी। वह जानती थी कि युद्ध के घाव वीरों का आभूषण होते हैं, जो केवल रणभूमि में ही मिलते हैं। उसने विजय कुमार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान का धन्यवाद किया और उनके लिए प्रार्थना की।
राजा आयुष्मान ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दरबार में बुलाया और मंगोलों का साथ देने का कारण पूछा। शक्ति सिंह ने चालाकी से सफाई देते हुए झूठ बोला कि मंगोलों ने उसे और उसके परिवार को कैद कर लिया था, इसलिए मजबूरी में उसे मंगोलों को मार्ग देना पड़ा। विजय कुमार धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। एक रात जब वह गहरी नींद में थे, उन्होंने एक अजीब सपना देखा। विजय कुमार ने देखा कि उनके शरीर से पसीना बह रहा है और उनके सामने इंदुमती सर्पों से घिरी हुई है। इंदुमती का चेहरा भय से सफेद हो चुका था और उनके पैर सर्प के विष के कारण नीले पड़ने लगे थे। विजय कुमार ने सर्पों को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन एक पत्थर से टकराकर गिर पड़े। तलवार उनके हाथों से छूट गई और उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक विशाल अजगर ने उनके पैरों को अपने जबड़े में जकड़ लिया। अजगर उन्हें निगलने की तैयारी कर रहा था और विजय कुमार सहायता के लिए पुकारने की कोशिश करने लगे। तभी अजगर ने अपनी पूंछ से उनकी गर्दन को भी जकड़ लिया। बेहोशी की हालत में उन्होंने देखा कि इंदुमती पर एक और अजगर झपट पड़ा है। ये दृश्य इतना भयानक था कि विजय कुमार चीखते हुए जाग उठे। उन्हें पसीने में डूबा हुआ पाया और उनकी सांसें तेज चल रही थी। विजय कुमार ने पानी पिया और सपने पर विचार करने लगे। उन्हें लगने लगा कि यह सपना किसी बड़ी विपदा की ओर संकेत कर रहा था। बेचैनी के साथ वे अपने कक्ष में टहलने लगे। मंदिरों की घंटियों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण गूंजने लगा। यह सपना विजय कुमार को अत्यधिक विचलित कर रहा था। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। वह जल्द से जल्द अपनी माँ से इस सपने के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन सुबह का समय था और माँ अपने नित्य कर्मों में व्यस्त होंगी। उन्होंने तय किया कि फिलहाल वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताएंगे और भगवान से सबके कुशल मंगल की प्रार्थना करने लगे। सूरज की पहली किरण के साथ विजय कुमार ने अपनी माँ फुलवती के सामने अपने विचित्र स्वप्न का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। माँ शीलवती ने ध्यान से उस सपने की हर बारीकी को सुना और फिर स्नेह पूर्वक विजय के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पुत्र, तुम इंदुमती से लंबे समय से नहीं मिले हो। तुम्हारे और उसके बीच के हालात कुछ ठीक नहीं रहे और शायद उसी को लेकर तुम पहले से चिंतित थे। तुम्हारा मन इंदुमती में उलझा हुआ है और उसके साथ जुड़े रहस्यों के अनावरण की चाह अब तुम्हारे स्वप्न में प्रकट हो रही है। तुम्हें अपने पिता द्वारा मांगे गए आधे राज्य के दहेज का रहस्य उजागर करना था, लेकिन अचानक छिड़े युद्ध ने तुम्हारी योजनाओं को बाधित कर दिया। माँ की बातों पर विजय ने चिंतन करते हुए कहा, शायद आप सही कह रही हैं माँ। इंदुमती मेरे विचारों में निरंतर बनी रहती है और शायद इसलिए उसे सपनों में देखना स्वाभाविक हो गया है। हालांकि विजय अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसने माँ से अनुमति मांगते हुए कहा, माँ, मुझे आज इंदुमती से मिलने जाने की अनुमति दीजिए। माँ शीलवती ने स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है पुत्र, परंतु राजनाथ से मिलकर ही जाना। विजय कुमार ने राजपूतों से मिलकर आवश्यक तैयारियां की, औषधियां इकट्ठी की और सारथी के साथ यात्रा की योजना बनाते हुए भानगढ़ की ओर कूच किया। विजय कुमार जब भानगढ़ की सीमा पर स्थित मरघट घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल जनसमूह जमा था। उस भीड़ के कारण को जानने की जिज्ञासा में उसने रथ से उतरकर एक रोते हुए व्यक्ति को रोका और पूछा, भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? आखिर क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने आंसुओं में डूबते हुए कहा, राजकुमारी इंदुमती, हमारे राजा आयुष्मान की इकलौती संतान, आज सुबह नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। विजय कुमार को जैसे ही यह सुना, उसे अपने सुबह का सपना याद आ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए फिर पूछा, क्या कहा तुमने? दोबारा बताओ। व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए बताया, सुबह के धुंधलके में राजकुमारी इंदुमती महल से वाटिका की ओर पुष्प चुनने गई थी। वहीं पर एक विषैले काले नाग ने उन्हें दंस लिया। उनकी सखी प्रियंवदा यह दृश्य देखकर हिल गई। शायद इंदुमती ने धुंध में उस नाग नागिन के जोड़े को नहीं देखा था और गलती से उनका पैर उस पर पड़ गया। नाग ने तत्काल डस लिया और राजकुमारी वहीं बेहोश हो गई। प्रियंवदा ने भागकर महाराज को सूचित किया। तुरंत ही राजवैद्य को बुलाया गया और उपचार प्रारंभ किया गया, मगर विष तेजी से उनके शरीर में फैल गया था। कुछ ही क्षणों में
राजकुमारी की नाड़ी स्थिर हो गई और राजवैद्य ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतना कहते ही उस व्यक्ति की आंखों में फिर से आंसू उमड़ पड़े। विजय कुमार इस दुखद समाचार से स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो उसकी आत्मा किसी अदृश्य बोझ तले दब गई हो। भानगढ़ की प्रजा अपनी राजकुमारी इंदुमती से अपार प्रेम करती थी। विजय कुमार भीड़ को हटाते हुए धड़कते दिल से इंदुमती के पार्थिव शरीर के निकट पहुंचा। उसे पीले रंग का लहंगा चुनरी पहनाया गया था, जो उसका सबसे प्रिय रंग था। विजय कुमार की आंखों ने देखा कि इंदुमती का शरीर नीला पड़ चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और शांति थी मानो वह गहरी निद्रा में हो। विजय कुमार की आंखों के सामने बीते दिन इंदुमती के साथ बिताए पल घूमने लगे और वह चीख पड़ता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिय इंदुमती अब इस संसार में नहीं है। जैसे जैसे यह सच्चाई उसे घेरने लगी, उसकी पीड़ा बढ़ती गई। उसे अपने भोर का सपना याद आ गया। क्या यह वही संकेत था कि इंदुमती ने मरने से पहले उसे पुकारा होगा? शायद तभी वह सपने में दिखाई दी थी। इस दुखद समाचार से राजा आयुष्मान अचेत हो गए थे। उनकी सांसें भी थमने सी लगी थी। राजवैद्य ने उन्हें इंदुमती के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया था। वहीं रानी लक्ष्मी देवी अपनी पुत्री की असमय मृत्यु से स्तब्ध और निराश बैठी थी। शक्ति सिंह, राजा आयुष्मान के छोटे भाई, ने राजकुमारी इंदुमती के पार्थिव शरीर को प्राचीन प्रथा के अनुसार नदी में प्रवाहित कर दिया। सूर्य डूब चुका था और नगर वासियों की आंखों में आंसू थे जब वे नगर की ओर लौट रहे थे, लेकिन विजय कुमार वहीं नदी किनारे खड़ा रहा, उसकी आंखों में खोया हुआ दर्द। उसने अपने सारथी को वापस नगर भेज दिया और खुद एक मंदिर में जाकर विलाप करने लगा। उसकी गहरी करुण ध्वनि ने मंदिर की दीवारों को थरथरा दिया और मंदिर की घंटियां मानो उसके शोक में कांप उठी। विजय कुमार बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि अगर इंदुमती अब उसके जीवन में नहीं है तो उसे इस जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। उसने ठान लिया था कि महाकाल के चरणों में अपने प्राण त्याग देगा और शिवलिंग पर अपना सिर पटकते हुए अपनी अंतिम सांस लेगा। उसका शरीर खून से लथपथ हो चुका था, मानो वह दूध या गंगाजल नहीं बल्कि अपने रक्त से भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हो। पहले से ही कमजोर शरीर अब थकान से जर्जर हो रहा था, फिर भी उसकी करुणा भरी प्रार्थना जारी थी। वह भोलेनाथ से विनती कर रहा था, हे महाकाल, दयालु बाबा, एक चमत्कार कर दो प्रभु, इंदुमती को वापस ले आओ। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी और भगवान शिव का नाम जपते जपते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह विजय कुमार के प्रेम की तीव्रता थी या भगवान शिव की दया? जब नदी में प्रवाहित इंदुमती के शव के पास भूखी झोंक तैरती हुई आ पहुंची, वह इंदुमती के शरीर से चिपट गई और कुछ ही क्षणों में उसका सारा जहरीला खून पी लिया। जोंक का शरीर विष से भरकर फूल गया और वह तड़प तड़प कर वहीं इंदुमती के शरीर से चिपकी हुई मर गई। भगवान शिव की महिमा देखो। जैसे ही इंदुमती के शरीर से विष निकल गया, उसमें जीवन का कंपन होने लगा। भोर का समय था और भानगढ़ की महिलाएं नदी में स्नान करने आईं। उन्होंने किनारे पर एक शिला के पास पड़े शरीर को देखा। आभूषण और वस्त्रों से पहचानने पर स्पष्ट हुआ कि यह राजकुमारी इंदुमती का शरीर था। इस अद्भुत घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। वे सोचने लगी, यह चमत्कार कैसे हुआ? नदी के जीव जंतुओं ने क्यों इंदुमती के शरीर को क्षति नहीं पहुंचाई? इस तरह इंदुमती का शरीर, जिसे नदी में बहा दिया गया था, अब सबकी आंखों के सामने था और यह घटना भानगढ़ के हर व्यक्ति के लिए एक रहस्य बनकर सामने आई। एक बार फिर से जैसे ही जनसमूह नदी के किनारे इकट्ठा हुआ, वह स्थान मानो एक तीर्थ स्थल बन गया। जैसे ही यह समाचार फैला, राजवैद्य भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पुनः राजकुमारी इंदुमती की नाड़ी जांची और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे हतप्रभ होकर बोले, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने देखा कि राजकुमारी के शरीर में जीवन के चिन्ह पुनः प्रकट हो रहे थे। राजवैद्य ने तत्काल आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल पहुंचाया जाए। इसी बीच मैं अपनी नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंची, जहां पुजारी ने देखा कि विजय कुमार मूर्छित अवस्था में गिरा पड़ा है। तुरंत उसे राजवैद्य के पास ले जाया गया। उपचार के बाद जब विजय कुमार होश में आया तो सबसे पहले उसे इंदुमती की याद आई।
उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह नदी की ओर भागने लगा। वृद्ध वैद्य ने उसे रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। विजय कुमार जब नदी के तट पर पहुंचा तो वहां अपार भीड़ देख वह चकित रह गया। लोग हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। विजय कुमार के मन में केवल इंदुमती का ख्याल था। उसकी दृष्टि और विचारों में बस वही थी। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, इंदु। उसकी आवाज में करुणा और पीड़ा भर गई थी। उसकी पुकार सुनकर कुछ लोग उसके पास आ गए और उसे सांत्वना देने लगे। बंधु, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है, भगवान शिव के अनुग्रह से क्या इंदुमती फिर से जीवित हो उठी है? इंदुमती पुनः जीवन में लौट आई है। विजय कुमार ने अविश्वास और स्तब्धता में कहा और उन लोगों की ओर देखा। उसे यह आभास हुआ जैसे वह अपना विवेक खो चुका हो। वह जोर जोर से हंसने लगा, जिससे लोगों ने उसे हिलाते हुए चेताया, भाई, यह हास परिहास का समय नहीं है। इंदुमती सचमुच जीवित हो उठी है। विजय कुमार को यह यकीन नहीं हो रहा था। उसने उत्तेजित होकर पूछा, इंदुमती कहाँ है? मेरी इंदुमती कहाँ है? वह भागते हुए नदी के किनारे पहुंचा और इंदुमती को नदी में ढूंढने लगा। उसके मुख से लगातार इंदुमती का नाम निकल रहा था। उसकी पुकार नदी की शांत लहरों से टकरा रही थी। इतने में भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़ा और विजय कुमार को थामते हुए कहा, शांत हो जाओ भाई, इंदुमती को राजमहल ले जाया गया है। भगवान शिव का महान चमत्कार घटित हुआ है। हमने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा है। राजकुमारी फिर से जीवित हो उठी है। इंदुमती के पुनर्जीवित होने का समाचार सुनकर विजय कुमार का हृदय उल्लास से भर उठा। वह आनंद के सागर में डूबते हुए जोर जोर से चिल्लाता हुआ राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। भानगढ़ के राजा आयुष्मान के राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। इस समय विजय कुमार की हालत अत्यंत दीनहीन लग रही थी, जैसे वह कोई घायल भिखारी हो। उसने द्वारपालों को अपनी राजमुद्रा दिखाकर स्वयं को बल्लभगढ़ का राजकुमार साबित किया। तब द्वारपालों ने उसे महल में प्रवेश की अनुमति दी। इंदुमती के पुनर्जीवित होने की खबर ने राजा आयुष्मान और रानी लक्ष्मी देवी को मानो पुनः जीवन का संचार कर दिया था। जब राजा आयुष्मान को विजय कुमार के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने उसे अपने कक्ष में बुलाया। विजय कुमार जब राजा के कक्ष में पहुंचा तो राजा आयुष्मान और रानी लक्ष्मी देवी उसे देखकर हंसे और पहले उसे पहचान नहीं पाए, परंतु जल्द ही उन्होंने उसे गले से लगा लिया। विजय कुमार ने राजा और रानी के चरण स्पर्श किए। रानी लक्ष्मी देवी ने सेवकों को बुलाकर विजय कुमार के लिए स्नान और वस्त्रादि का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन विजय कुमार ने पहले इंदुमती को देखने की इच्छा प्रकट की। राजा आयुष्मान ने उसे समझाया, राजवैद्य और उनके सहयोगी इंदुमती की देखभाल कर रहे हैं। अभी किसी को उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मी देवी ने भी अब तक अपनी पुत्री को नहीं देखा है। यह सुनकर विजय कुमार स्नान करने चला गया। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विजय कुमार राजमहल में शांत मन से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उसके हृदय में इंदुमती को देखने की प्रबल इच्छा अब भी तीव्र थी। विजय कुमार ने अत्यंत नम्रता से भोजन का आग्रह ठुकरा दिया और कहा, जब तक इंदुमती का मुख नहीं देख लूंगा तब तक न अन्न लूंगा न जल। यह सुनकर राजा आयुष्मान और रानी लक्ष्मी देवी विजय कुमार के इंदुमती के प्रति इस गहरे प्रेम को देखकर अपार संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। विजय कुमार ने राजा आयुष्मान से निवेदन किया, कृपया बल्लभगढ़ में मेरे सकुशल होने की सूचना भिजवा दीजिए। राजा आयुष्मान ने उत्तर दिया, विजय कुमार, तुम्हारे महल में प्रवेश करते ही यह सूचना पहले ही पहुंच चुकी है। महाराज दिग्विजय सिंह और रानी सिलवाती भी इंदुमती का समाचार सुनकर शीघ्र ही भानगढ़ पहुंचने वाले हैं। इसी समय सेविका प्रियवदा आई और सूचना दी कि राजवैद्य ने राजा और रानी को बातचीत के लिए बुलाया है। राजा आयुष्मान, रानी लक्ष्मी देवी और विजय कुमार तीनों राजवैद्य से मिलने चल पड़े। जब वे इंदुमती के कक्ष के बाहर पहुंचे तो देखा कि राजवैद्य और अन्य चिकित्सक चिंतित अवस्था में बाहर चहलकदमी कर रहे थे। राजा आयुष्मान ने जैसे ही स्थिति के बारे में पूछा, राजवैद्य ने कुछ ऐसा बताया कि सुनकर राजा, रानी और विजय कुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजवैद्य ने बताया, राजकुमारी इंदुमती के शरीर पर असंख्य झोंकें चिपक गई थी, जिन्होंने उसका विषाक्त रक्त चूस लिया, लेकिन चमत्कार यह हुआ
कि वे झोंके उसके शरीर से चिपकते ही मर गई। इसके परिणाम स्वरूप इंदुमती के शरीर पर गहरी झुर्रियां पड़ गई है। यह सुनकर राजा आयुष्मान भय से कांप उठे। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, राजवैद्य, मेरी पुत्री का क्या होगा? क्या इन झोंकों का उसके शरीर पर कोई गंभीर प्रभाव होगा? राजवैद्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमारी, इंदुमती अब एक वृद्ध महिला जैसी दिखने लगी है। यह सुनकर चारों ओर एक अजीब सा मौन छा गया। न राजा, न रानी, न विजय कुमार के पास कोई शब्द थे। राजवैद्य ने अंततः उन तीनों को इंदुमती के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी। धीरे धीरे वे इंदुमती के निकट पहुंचे। बिस्तर पर इंदुमती एक गहरी नींद में लेटी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और उसका शरीर अब किसी शतायु वृद्धा के समान दिख रहा था। जैसे ही रानी लक्ष्मी देवी ने अपनी प्यारी पुत्री का चेहरा देखा, वे स्तब्ध रह गई और पीड़ा के अतिरेक में मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। वे अपनी कभी चंद्रमुखी सी सुंदर पुत्री का ऐसा रूप देख नहीं सकी। राजा आयुष्मान और विजय कुमार ने तुरंत रानी लक्ष्मी देवी को संभाला। राजवैद्य ने जल छिड़ककर उनकी चेतना वापस लाई। होश में आते ही रानी ने पुनः अपनी बेटी की ओर दृष्टि डाली। इंदुमती की दशा देखकर रानी का हृदय फिर से दुख से भर गया और वे अपनी दृष्टि दूसरी ओर मोड़कर जोर जोर से विलाप करने लगी। राजवैद्य ने दासी प्रियंवदा को आदेश दिया कि वह रानी को बाहर ले जाए। राजा आयुष्मान चुपचाप अपनी बेटी की ओर निहारते रहे। इंदुमती का जो चेहरा पहले लालिमा से दमकता था, अब वृद्धावस्था की छाया में ढका हुआ था। इस भयावह परिवर्तन ने राजा का भी हृदय तोड़ दिया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे इंदुमती के मस्तक पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते रहे। इंदुमती औषधियों के प्रभाव में गहरी निद्रा में थी। विजय कुमार के लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि यह वही इंदुमती है जिसे उसने प्रेम किया था। विजय कुमार ने राजा आयुष्मान से इंदुमती के दाहिने पैर के पंजे को देखने की अनुमति मांगी। आयुष्मान ने गहरे आश्चर्य में पूछा, पुत्र, दाहिने पंजे में ऐसा क्या है जो देखना आवश्यक है? विजय कुमार ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे संदेह हो रहा है कि क्या यह वास्तव में राजकुमारी इंदुमती ही है? 16 वर्ष की आयु में एक रात में वृद्धा कैसे हो सकती है? राजा आयुष्मान ने विजय कुमार को अनुमति दे दी और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। विजय कुमार ने इंदुमती के दाहिने पैर की चादर को धीरे से हटाया, पंजे पर दृष्टि डाली और फिर उसे पुनः ढक दिया। इसके बाद वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। हताशा में उसका सिर झुक गया। राजा आयुष्मान भी जमीन पर बैठ गए और गंभीरता से पूछा, पुत्र, आपने क्या देखा? विजय कुमार ने भारी स्वर में कहा, महाराज, एक बार मैं इंदुमती के पैर में पायल पहना रहा था। तब मैंने उसके दाहिने पैर में एक पुराना गहरा घाव देखा था। वह निशान अभी भी उसी स्थान पर मौजूद है। इससे यह स्पष्ट है कि यह राजकुमारी इंदुमती ही है। राजा आयुष्मान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ पुत्र, इंदुमती के जन्म के समय की एक अनोखी घटना थी। जब वह जन्मी थी तो उसके दाहिने पैर से जुड़ा हुआ एक और बालक भी पैदा हुआ था। उस समय रानी लक्ष्मी देवी को असहनीय पीड़ा हुई थी और बड़ी कठिनाई से प्रसव पूरा हो पाया था। उस समय हमारे अनुज शक्ति सिंह के राज्य में रहने वाले विख्यात शल्य चिकित्सक संजीवन मूर्ति ने जटिल शल्य क्रिया कर दोनों शिशुओं को अलग किया था, लेकिन वह बालक कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। केवल इंदुमती ही जीवित रह पाई थी। उसी वर्ष इंदुमती के पैर पर शल्य क्रिया का निशान दिखाई दे रहा था। विजय कुमार ने कहा, महाराज, इंदुमती ने अपने पैर के निशान के बारे में मुझे बताया था। उसने कहा था कि यह उसके भाई की निशानी है। अगर उसका भाई जीवित होता तो उसके पैर पर भी ऐसा ही शल्य क्रिया का निशान होता। कुछ क्षण के लिए कमरे में गहरा मौन छा गया। राजा आयुष्मान ने राजवैद्य से पूछा, राजवैद्य जी, इंदुमती स्वस्थ हो तो जाएगी ना? राजवैद्य गंभीर स्वर में बोले, महाराज, विशेष औषधियों और दिव्य उपचार से राजकुमारी की त्वचा पर कुछ असर होगा, लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, इसमें संदेह है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी स्थिति का कोई और उदाहरण नहीं देखा। राजा आयुष्मान के चेहरे पर गहरी चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी
और माथे पर तनाव की रेखाएं उभर आई थी। विजय कुमार ने फिर कहा, राजवैद्य जी, जड़ी बूटियों में चमत्कार होते हैं। क्या आपकी प्राचीन पुस्तकों में इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? राजवैद्य ने उत्तर दिया, महाराज, प्राचीन चिकित्सा पुस्तकों का अध्ययन लगातार जारी है। मेरे सभी सहायक वैद्य इस समस्या पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब तक किसी एक ही व्यक्ति में इस बीमारी का समाधान संभव नजर आया है। राजेश मंत्री ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वह? शीघ्र बताइए। राजवैद्य जी ने कहा, महाराज, राजा शक्ति सिंह के राज्य के शल्य चिकित्सक महारथी संजीवन मूर्ति जी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने ही आपके जुड़वा बच्चों की सफल शल्य क्रिया कर उन्हें अलग किया था। उनके पास शारीरिक संरचना का गहन ज्ञान है, जो हमसे कहीं अधिक है। मैंने आपकी ओर से संदेश भिजवा दिया है, दूत शीघ्र ही उन्हें लेकर आ रहा होगा। ताजमहल जी ने अपनी बात समाप्त की। राजा आयुष्मान ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, अति उत्तम राजभर जी, ईश्वर मेरी पुत्री की रक्षा करे। मुझे विश्वास है कि संजीवन मूर्ति जी इंदुमती को उसके कष्टों से अवश्य ही मुक्त करेंगे। इतना कहकर आयुष्मान और विजय कुमार ने भगवान का स्मरण किया। राजा आयुष्मान ने फिर विजय कुमार से कहा, विजय कुमार, यदि आप अपने राज्य लौटना चाहें तो आप लौट सकते हैं, क्योंकि इंदुमती के स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। आप कुछ दिन बाद पुनः आकर उससे मिल सकते हैं। विजय कुमार ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। जब तक संजीवन मूर्ति जी इंदुमती का परीक्षण नहीं कर लेते, मैं यहाँ से जाने का निर्णय नहीं कर सकता। राजा आयुष्मान ने विजय कुमार की इंदुमती के प्रति चिंता देखकर संतोष अनुभव किया। उन्होंने विजय कुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। इसके बाद राजा आयुष्मान रानी लक्ष्मी देवी से समाचार लेने उनके कक्ष की ओर बढ़ गए। इस बीच विजय कुमार इंदुमती के मुख की ओर निहारते हुए सोचने लगा कि जब इंदुमती स्वयं दर्पण में अपना चेहरा देखेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसी समय बल्लभगढ़ के राजा विजय कुमार के पिता राजा दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी शीलवती राजा आयुष्मान के महल में पहुंच चुके थे। रानी शीलवती रानी लक्ष्मी देवी के पास बैठी थी, जो निरंतर रो रही थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और वे बार बार यही कह रही थी, मेरी बेटी जो इतनी सुंदर और कोमल थी, उसे विधाता ने यह कैसी सजा दी है। मेरी फूल सी बेटी ने ऐसा क्या अपराध किया था जो उसे वृद्धा का रोग दे दिया गया। वह इस उम्र में वृद्धा की तरह दिखने लगी है। ऐसी अवस्था तो मुझ पर भी नहीं आई जैसी मेरी बेटी पर आई है। रानी शीलवती ने रानी लक्ष्मी देवी को सांत्वना देते हुए कहा, रानी साहिबा, निराश न हो। ईश्वर ने इंदुमती को फिर से जीवन दान दिया है। वह कठोर नहीं है। आपकी बेटी फिर से चंद्रमुखी जैसी हो जाएगी। धैर्य रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वह उसकी पीड़ा हर लेंगे। आप दान पुण्य कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी शीलवती की सलाह रानी लक्ष्मी देवी को सही लगी। उन्होंने तत्काल राजपुरोहित को बुलाकर स्वास्थ्य लाभ और दान पुण्य की प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया। इसी बीच राजदूत ने लौटकर सूचना दी कि शल्य चिकित्सक संजीवन मूर्ति जी राज्य से बाहर गए हैं। 3 दिन बाद संदेश प्राप्त होने पर संजीवन मूर्ति जी लौट आए। यह समाचार सुनकर राजा आयुष्मान के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई, क्योंकि वह जानते थे कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इंदुमती की त्वचा की नमी और अधिक कम होती जाएगी और झुर्रियों का प्रसार तेज होगा। राजा ने तुरंत अपने वैद्यों को आदेश दिया कि ग्वारपाठा से संबंधित औषधियों में कुछ और बदलाव किए जाएं और एक विशेष पेय तैयार करने के लिए कहा, जो इंदुमती की स्थिति को कुछ हद तक स्थिर कर सके। इसी बीच राजा दिग्विजय सिंह और रानी शीलवती अपने राज्य बल्लभगढ़ लौट चुके थे। राजा आयुष्मान और रानी लक्ष्मी देवी ने विजय कुमार से आग्रह किया कि वह अपने माता पिता के साथ लौट जाएं, लेकिन विजय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा, जब तक मैं इंदुमती से बात नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अभी सब चिंता में डूबे ही थे कि तभी एक सिपाही भागते हुए आकर सूचना देता है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चिकित्सक संजीवन मूर्ति जी महल में पधार चुके हैं। यह सुनते ही राजा आयुष्मान, रानी लक्ष्मी देवी और विजय कुमार
तुरंत इंदुमती के कक्ष की ओर चल पड़े। इंदुमती के कक्ष में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि संजीवन मूर्ति जी अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं। वर्षों पूर्व जब उन्होंने राजा आयुष्मान के जुड़वां बच्चों की शल्य चिकित्सा की थी, तब से राजा को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। राजा ने संजीवन मूर्ति जी को आदर पूर्वक प्रणाम किया और बड़े आशा भरे शब्दों में कहा, संजीवन मूर्ति जी, आपने वेदों और जीवन के समस्त अनुभवों को समर्पित किया है। कृपया हमारी राजकुमारी इंदुमती के इलाज के लिए सर्वोत्तम औषधि तैयार करें। संजीवन मूर्ति जी ने इंदुमती के चेहरे की झाइयों को ध्यान से देखा, फिर उसकी उंगलियों और नाखूनों की बारीकी से जांच की। उनके चेहरे पर गहन विचारों की छाया थी। वह धीरे धीरे अपने औषधीय बक्से में कुछ खोजने लगे। उनकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। राजवैद्य और वहां मौजूद सभी लोग उनकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। राजवैद्य ने चिंता भरे स्वर में पूछा, संजीवन मूर्ति जी, क्या आपने रोग का निदान कर लिया है? राजा आयुष्मान, रानी लक्ष्मी देवी और विजय कुमार उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ क्षणों बाद संजीवन मूर्ति जी ने अपने बक्से से एक छोटी सी शीशी निकाली और भारी आवाज में कहा, राजकुमारी एक दुर्लभ त्वचा विकृति से ग्रस्त हो चुकी है। राजवैद्य ने तुरंत पूछा, क्या वह ठीक हो जाएंगी? संजीवन मूर्ति जी ने उत्तर दिया, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं जिस औषधि का उपयोग करने जा रहा हूँ उसकी सफलता की पूरी संभावना है, परंतु यह ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। कक्ष में मौजूद सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। संजीवन मूर्ति जी ने शीशी में से कुछ बूंदें इंदुमती की कनिष्ठा उंगली पर डाली और धीरे धीरे उसे उसकी पूरी उंगली पर रगड़ते हुए फैलाया। कक्ष में उपस्थित सभी जन अत्यधिक ध्यान से इंदुमती को देख रहे थे। इसी बीच इंदुमती की निद्रा धीरे धीरे टूटने लगी। उनकी बंद आंखों में बेचैनी का संचार हो रहा था और वे अपने सिर को हल्के हल्के इधर उधर घुमा रही थी। संजीवन मूर्ति जी की घनी सफेद दाढ़ी के पीछे से एक धीमी मुस्कान उनके चेहरे पर उभर आई। वह राजकुमारी की कनिष्ठा उंगली की ओर ध्यान से देखने लगे, जहां औषधि का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा था। क्या यह बदलाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक? कुछ देर के बाद संजीवन मूर्ति जी द्वारा लगाई गई औषधि ने सकारात्मक परिणाम दिया। इंदुमती की उंगली की झुर्रियां जैसे कि कोई धुआं हवा में घुल जाता है वैसे ही गायब होने लगी। धीरे धीरे उंगली फिर से पूर्व की भांति सुंदर और कोमल हो गई। इंदुमती की उंगली को फिर से कोमल देखकर राजा आयुष्मान और रानी लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू भर आए। वे कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी की उंगली को छूने लगे और उस क्षण की खुशी में सराबोर हो गए। संजीवन मूर्ति जी की उपचार क्षमता को देखकर वे दोनों उन्हें धन्यवाद देने लगे। विजय कुमार भी इस चमत्कारिक बदलाव से बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी संजीवन मूर्ति जी की भरपूर प्रशंसा की। हालांकि इस पल की खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। राजा आयुष्मान, जो संजीवन मूर्ति जी की औषधि के प्रभाव से अत्यधिक प्रसन्न थे, ने अपना रत्न जड़ित कंठहार निकालकर उन्हें भेंट करना चाहा, लेकिन संजीवन मूर्ति जी ने वह उपहार विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। वे बोले, महाराज, मैं यह कंठहार स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि क्षमा करें, मैं इंदुमती के संपूर्ण उपचार में सफल नहीं हो पाऊंगा। संजीवन मूर्ति जी की यह बात सुनकर राजा आयुष्मान का चेहरा स्याह हो गया। उनके हाथ से कंठहार छूटकर धरती पर गिर गया। वह व्यग्र होकर पूछने लगे, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी औषधि तो इंदुमती की पीड़ा को दूर करने के लिए उपयुक्त है। संजीवन मूर्ति जी ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि मेरे पास ऐसी औषधि का ज्ञान है जो इंदुमती के रोग को समाप्त कर सकती है, परंतु यह दुर्भाग्य है कि इस औषधि का प्रमुख घटक अत्यंत दुर्लभ है। विजय कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह औषधि कहाँ मिल सकती है और इसे प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है? संजीवन मूर्ति जी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, यह औषधि हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित पातीवन के मानस भवन नामक तालाब में उगने वाले संदर्भ नामक पौधे के फूलों से तैयार की जाती है। राजा आयुष्मान ने यह सुनते ही चिंतित स्वर में कहा, संजीवन मूर्ति जी, आप बस ये बताइए कि कितने पुष्पों की आवश्यकता है। मैं अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को हिमालय की ओर तुरंत भेज दूंगा। संजीवन मूर्ति जी ने एक दुखद स्वर में उत्तर दिया,
महाराज, यह हमारा दुर्भाग्य है कि वे पुष्प वर्ष भर में केवल वर्षा काल में ही खिलते हैं और अभी वर्षा काल आने में बहुत समय शेष है। यह सुनकर रानी लक्ष्मी देवी का चेहरा उदास हो गया। वह अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा आयुष्मान ने निराश स्वर में पूछा, संजीवन मूर्ति जी, क्या तब तक मेरी बेटी वृद्ध अवस्था में ही रहेगी? संजीवन मूर्ति जी ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, अब यह सब ईश्वर की मर्जी पर निर्भर है। हम बस इंतजार कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि सही समय पर हम उस पुष्प को प्राप्त कर सके। प्रदेश में उस समय यह संभावना थी कि भानगढ़ तक ले जाने में वे पुष्प मुरझा जाएंगे और उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। राजा आयुष्मान चिंतित होकर पूछते हैं, फिर मेरी पुत्री का उपचार कैसे संभव होगा? संजीवन मूर्ति जी गहरी आवाज में उत्तर देते हैं, महाराज, शल्य क्रिया के बाद अंगों पर उभरने वाले चिन्हों को मिटाने में यह औषधि अत्यंत प्रभावी है। इसीलिए मैंने इसे हमेशा पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रखा है। इसे तैयार करने में 1 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब आपके जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन से अलग किया गया था, तब भी मेरे पास इस औषधि की कमी थी, अन्यथा आपके पुत्र के पैरों पर कोई निशान शेष न होता। लेकिन अब चुनौती यह है कि राजकुमारी के पूरे शरीर पर इस औषधि का उपयोग करना होगा। इतनी मात्रा में पुष्पों को सुरक्षित लाना और औषधि तैयार करना अत्यंत कठिन है, परंतु एक उम्मीद की किरण अब भी शेष है। जीवन मूर्ति जी के कंधों को थामते हुए राजा आयुष्मान आवेश में पूछते हैं, कौन सा रास्ता है संजीवन मूर्ति जी? वह कौन सी उम्मीद है? मैं अपनी पुत्री के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। संजीवन मूर्ति जी शांत स्वर में उत्तर देते हैं, यदि वर्षा ऋतु में जब तालाब पुष्पों से भर जाता है, उस समय इंदुमती वहां पखवाड़े भर स्नान करती रहे तो वह पूरी तरह इस बीमारी से मुक्त हो सकती है। परंतु महाराज, आपके लिए इतने समय तक उस वन प्रदेश में ठहरना और राजकुमारी को वहां तक ले जाना अत्यंत कठिन है। रानी लक्ष्मी देवी आंसुओं के साथ कहती है, मैं अपनी पुत्री के साथ जाऊंगी और पखवाड़े भर उसके साथ उस वन में रुकूंगी। संजीवन मूर्ति जी उनकी चिंता को महसूस करते हुए कहते हैं, महारानी जी, उस वन में यात्रा अत्यंत कठिन है। वहाँ कई भाषाओं की बाधाएं होंगी और जंगली जीव जंतु भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपके लिए वहाँ रहना बेहद कठिन होगा। विजय कुमार, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, अचानक कहते हैं, मैं जाऊंगा। इंदुमती को लेकर मैं वहां जाऊंगा। मुझे कई भाषाओं का ज्ञान है, इसलिए भाषा संबंधी कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि महाराज और महारानी मुझ पर विश्वास करें तो मैं यह कार्य संपन्न कर सकता हूँ। विजय कुमार की बात सुनकर राजा और रानी के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। लेकिन राजा आयुष्मान थोड़े चिंतित स्वर में पूछते हैं, पुत्र, क्या तुम्हारे माता पिता इस कठिन और लंबी यात्रा के लिए तुम्हें अनुमति देंगे? लक्ष्मी देवी भी असहज होकर कहती है, हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। आप यह जोखिम नहीं उठा सकते। हमें किसी अन्य उपाय की तलाश करनी होगी। विजय कुमार ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, महारानी जी, मुझे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझे सदैव मानवता की सेवा का महत्व सिखाया है। उन्होंने मुझे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाई है। मुझे यकीन है कि वह मुझे इस महान कार्य से रोकेंगे नहीं। फिर भी मैं उनसे अनुमति जरूर लूंगा। इसी बीच इंदुमती की आवाज सुनाई देती है। सभी तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं।